तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है, लेकिन नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने तक वो केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच खबर यह है कि महायुति में शिवसेना शिंदे गुट अपना दावा कर रहा है, तो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी के अंदर से ही कोई मुख्यमंत्री बने। शिवसेना विधायक और शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का कहना है कि हर एक शिव सैनिक चाहता है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही हो और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। सीएम साहब ने जो इस्तीफा दिया है वो पूरे मंत्रिमंडल का दिया है, सीएम और मंत्रिमंडल का दिया है। इसलिए विधानसभा डिसॉल्व होने के बाद अभी केयर टेकर सीएम के जो अधिकार रहते हैं उनको राज्यपाल महोदय ने दिए हैं और वो कालजीबाहु मुख्यमंत्री करके आज से काम करने वाले हैं। सीएम को लेके बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेगा सीएम कौन होगा? 3 दिन हो गए, रिजल्ट आए हुए, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम कौन होगा। नहीं, एक तो ऐसा है कि महायुति का गठबंधन है और जो शिवसेना के कार्यकर्ता है उनको यही महसूस होगा कि अपने लीडर जो है एकनाथ शिंदे साहब वो सीएम बनने चाहिए, लेकिन ये पूरा अधिकार हमने सीएम साहब को दिया है, एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। 3 जो हमारे नेता हैं, एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है और अजीत दादा बैठ के महायुति का सीएम कौन रहेगा ये फाइनल करेंगे और जो एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे वो हमारे को मान्य रहेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता ने 2019 का बदला लिया है और इसलिए बीजेपी को 133 सीट मिली है। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर का कहना है कि जनता चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। 150 सीट में से 133 सीटें आप लोग जीत के आए हैं, तो आप लोग के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से आपके मन में सीएम कौन है? अरे आपको भी पता है, लोगों को भी पता है और लोगों ने देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ जो अन्याय हुआ था 2019 में, इसका बदला लोगों ने लिया है। लोगों को सभी को पता है, लेकिन अभी क्या ये बात करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आप लोग के हिसाब से सीएम? अरे अभी समझ में आएगा ना आपको। लेकिन गोपी जी सवाल, देवेंद्र जी के साथ महाराष्ट्र के सभी लोग हैं, आपको भी सभी को पता है और 133 तो बीजेपी के विधायक चुन के आए हैं। अभी सभी लोग हमारे एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस साहब और दिल्ली के जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। अभी चलिए अब बात करते हैं यूपी के संबल की, जहां पर हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। स्कूल खोले गए हैं और इंटरनेट की बात करें तो यह आज भी बंद है। पूरे शहर में रैपिड एक्शन फोर्स मार्च कर रही है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। कई लोग घर छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पुलिस की गश्त है वो जारी है। घरों के बाहर ताले लटके हुए हैं। संबल हिंसा में अब तक 7 FIR दर्ज की गई है और जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक भीड़ ने एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। भीड़ के अंदर से आवाज आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। FIR में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने आंसू गैस के गोले छीनने की भी कोशिश की और साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। संबल हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संबल में सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। संबल के विधायक और सांसद के बीच वर्चस्व की लड़ाई की वजह से यह हिंसा भड़की, इस तरह की भी खबर सामने आ रही है। हिंसा में मारे गए सभी 4 लोग पठान हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। इसकी जांच में पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस की गोली से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो संबल में हिंसा को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि पूरी गलती सरकार की है। एक बार जब सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे क्यों करवाना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा, उसके बाद वो खुद भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने हिंसा के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? हमारे 2 लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं।
अगर हम भी अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम गोपाल यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले खुद हिंसा करते थे, आज वो हिंसा की बात कर रहे हैं। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। सर, ये कहा गया था कि सांसद का नाम आया है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि उन पर भड़काने का आरोप है। जो अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी। कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। तो संभल में भड़की हिंसा का कौन है जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। आज संविधान दिवस है और भारतीय संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज संसद के दोनों सदनों का साझा सत्र बुलाया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। उन्होंने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों समेत संविधान निर्माण से जुड़े महानुभावों और अधिकारियों को याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संस्कृति और मैथिली में संविधान का विमोचन भी किया। स्मारक टिकट और डाक टिकट भी जारी किए गए। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सत्र को संबोधित किया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। वो हिंदुस्तान का सच है और अहिंसा का रास्ता दिखाता है। राहुल गांधी ने इस मौके पर भी बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए। कहीं लिखा है इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है। ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है।
चलिए एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। 2 दिनों की तेजी के बाद आज का बाजार दायरे में रहा। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई, वहीं सेंसेक्स 106 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए और वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें करीब 1% की तेजी रही। तो Q2 नतीजों का मौसम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बाजार इन नतीजों को बचा रहा है, लेकिन कैसे रहे Q2 के नतीजे, इस पर मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं यतिन मोता। तो यतिन, बताएं Q2 के नतीजों पर जो ये रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से निकाली गई है, उसके हाईलाइट्स क्या हैं? अगर हम सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स की बात करें तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट था, और पिछले हफ्ते जो अर्निंग सीजन खत्म हुई है उसमें अगर हम निफ्टी 500 कंपनीज का विश्लेषण करें तो काफ़ी कमज़ोर रही है सेल्स ग्रोथ। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ केवल 7% आपको साल दर साल बेसिस पे आती हुई दिखाई पड़ी है। सबसे बड़ा इशू ये था कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से और ऑपरेटिंग लेवरेज कम होने की वजह से मार्जिन्स भी लगभग पिछले साल के मुकाबले 1.5% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो केवल एक फ्लैट नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। अगर हम पूरे के पूरे बैंकिंग पैक को निकाल दें तो शायद आपको निफ्टी 500 में 10% की अर्निंग्स ग्रोथ की डिक्लाइन दिखाई पड़ेगी। और अगर हम बैंकिंग की बात करें केवल, तो इस टाइम शानदार परफॉर्मेंस रहा है। लगभग 20% ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रही है और लगभग 30% निफ्टी 500 का जो प्रॉफिट है वो आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर से आता हुआ नजर पड़ रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे शानदार सेक्टर है कैपिटल गुड्स, जहां 21% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। और सिमिलरली हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आपको 20 से 25% के आसपास की अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिली है। सेक्टर्स जहां डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ऑब्वियसली एफएमसीजी उनमें से सबसे पहले है। ऑटो में भी आपने प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट देखा है क्वार्टर का, लेकिन रिटेल और सीमेंट ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा शार्प डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि मॉनसून क्वार्टर था और कहीं ना कहीं ये टाइम जो ज़्यादा बारिश हुई उसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ा है। और आखिर में निफ्टी 50 की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनियां हैं देश की, यहाँ अगर हम Q2 के प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो केवल 2.4% रही है। और अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 4% रही है। हालांकि अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की तो प्रॉफिट ग्रोथ केवल 3% रही है। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 बैंकिंग को छोड़ के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिया है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाल ही में लिस्ट हुई स्विगी में आज 3% की तेजी है। दरअसल स्विगी में यूबीएस की रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं यतिन मोता। तो देखिए, स्विगी जो आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग हुई थी अनुमान के मुकाबले, यहाँ अब ब्रोकरेजेस भी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यूबीएस की यहाँ बाय की रेटिंग की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आज आई है, यानी नई रिपोर्ट है 515 रुपए के टारगेट के साथ। और जिस हिसाब से कंपनी जोमेटो के मुकाबले 35% वैल्यूएशन डिस्काउंट पे अवेलेबल है, शेयर आकर्षक दिख रहा है उनको। इसके अलावा जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ मार्जिन और स्केल दोनों बढ़ने के आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं जो यूबीएस को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, यहाँ संकेत उत्साहजनक है और काफ़ी काम यहाँ अब बाकी है जो कंपनी स्केल अप कर सकती है। और आगे जाके जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की ग्रोथ भी अच्छी होने की उम्मीद है। इनफैक्ट FY27 तक एडजस्टेड एबिटा मार्जिन लगभग 2.8% संभव है, जो अभी नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में है FY24 बेसिस पे। Q1 में कंपनी ने ऑब्वियसली मार्जिन पॉजिटिव साइड पे बताया है, लेकिन हाँ अच्छे मार्जिन्स के और क्विक कॉमर्स के जो स्केल अप है, इसकी उम्मीद में यूबीएस इस काउंटर पे तेजी दिखा रहा है। तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। टेलीकॉम के लिए बैंक गारंटी खत्म करने का फैसला लिया गया है। बैंक गारंटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो किस तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है टेलीकॉम कंपनियों को? दरअसल सरकार ने डिसीजन ये लिया है कैबिनेट की बैठक में कि 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया गया था, उन टेलीकॉम कंपनियों को उन स्पेक्ट्रम के एवज में कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। बैंक गारंटी की जो शर्त थी, उस शर्त को हटाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो, एयरटेल हो, उनके पास जो 2022 से पहले का स्पेक्ट्रम था, उसको यूज़ करने के लिए उनको अब समय समय पर बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फायदा इसका वोडाफोन आइडिया को हो सकता है, क्योंकि तत्काल 4,600 करोड़ रुपए सितंबर तक के बकाए थे बैंक गारंटी के तौर पे, जो नहीं दे पाया था
वोडाफोन आइडिया। उसके बाद कुल मिलाकर 24,700 करोड़ रुपए बैंक गारंटी आने वाले महीनों में देनी थी, उससे भी अब वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाएगी। बाकी दोनों टेलीकॉम कंपनियों को भी बैंक गारंटी अब नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल इसके पीछे दलील ये दी गई कि 2022 के बाद जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया जा रहा है उसमें तो बैंक गारंटी की शर्त नहीं है, तो फिर पहले वाले में बैंक गारंटी रखने का क्या मतलब बनता है। और इसी शर्त के वजह से, इसी दलील के आधार पर इस फैसले को लिया गया है। तो लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में पैन 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं अब पुराने पैन की जगह नए QR कोड वाला पैन देखने को मिलेगा। साथ ही रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, जानना चाहेंगे आपसे कि पैन 2.0 और रेलवे से जुड़े भी कई प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हरी झंडी दी गई है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से एक बार बहुत बड़ा जोर रहा कैबिनेट के फैसले में। इसमें रेलवे से जुड़े हुए 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जो कि 7,927 करोड़ रुपए के हैं। और इस प्रोजेक्ट को पैसेंजर की सुविधा तो बढ़ेगी, फ्रेट की क्षमता भी बढ़ेगी और पोर्ट से आम बाजार में सामान पहुंच सके जल्दी से, इसकी कोशिश की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो हम लोग का आता है, उसका फेज 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जो करीब 1,500 करोड़ रुपए का है। अब यह है कि वो पैन पे आपके बारकोड होगा और वो सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक पहचान होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आम लोगों के इस्तेमाल का है। हाइड्रो पावर प्लांट के 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मिसाल के तौर पर अरुणाचल में 240 मेगावाट का करीब 2,000 करोड़ रुपए के लागत से निप्को वहां पे प्लांट बनाएगी। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, नेचुरल खेती के लिए नेशनल मिशन 2,500 करोड़ रुपए के, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 6,000 करोड़ रुपए के, इस तरह के कई सारे अन्य फैसले लिए गए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। पूर्वांचल से मुंबई को जोड़ने के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मुंबई में भी कई सारे स्टेशन टर्मिनल्स का विस्तार किया जाएगा। साथ ही लोकल ट्रेन के नेटवर्क में रेलवे 300 नई ट्रेनें जोड़ेगा। मुंबई के टर्मिनल्स जो बन रहे नए, खासकर महाराष्ट्र के सभी पत्रकारों को भी खुशी होगी जान के, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसको तो पूरा ही नया बना रहा, करीब 2,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका। फिर पहले सेंट्रल की बात करूंगा, फिर परेल में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर एलटीटी में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर कल्याण में करीब एक तरीके से कंप्लीट रीवैम्प होके नया बड़ा टर्मिनल बन रहा है, और पनवेल में कैपेसिटी सिग्निफिकेंट बढ़ा लें। फिर इधर वेस्टर्न में जाओ तो मुंबई सेंट्रल, उसके बाद में बांद्रा, फिर बाद में जोगेश्वरी। इसमें जोगेश्वरी में प्रैक्टिकली नया ही टर्मिनल बन रहा है एक तरीके से, और यहाँ पे वसई में मेगा टर्मिनल बन रहा है, और वसई में कॉर्ड लाइन भी बन रही है, जिससे कि ट्रेन्स का रिवर्सल का इश्यू सॉल्व हो जाए। तो ये पूरा कंप्लीट प्लानिंग है मुंबई के टर्मिनल्स के लिए। अंदाज़ा है कि करीब 100 ट्रेन डेली एक्स्ट्रा चला पाएंगे इन टर्मिनल्स के, और सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने से मुंबई से। और जो मुंबई की लोकल आज 3,200 ट्रेन चलती है, 3,200 ट्रेन चलती है डेली, उसमें 300 ट्रेन एक्स्ट्रा चला पाएंगे इन दिस थर्ड टर्म। एनडीए सरकार की, मोदी जी की सरकार की थर्ड टर्म जो है, इसमें 300 ट्रेन एक्स्ट्रा चला पाएंगे डेली, जिससे कि एकदम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल सेविंग स्कीम यानी एनएसएस पर मिलने वाले ब्याज को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। इससे देश के लाखों सीनियर सिटीजन क्यों मुश्किल में आ गए हैं और क्या इस समस्या का कोई समाधान है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद के रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट सुजल शाह नेशनल सेविंग स्कीम में लंबे समय से पैसे डाल रहे हैं, जो अब 13 लाख हो चुके हैं। इन्हें डिपॉजिट पर सालाना 7.5% ब्याज मिलता था, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज देना बंद कर दिया है।
अब अगर वो सारी जमा पूंजी निकाल लेते हैं तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। जो दूसरी भी रिटायरमेंट के लिए सीनियर सिटीजन के लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने प्लान की है, तो ये स्कीम में से टैक्स बर्डन थोड़ा कम करके मिनिमम टैक्स लेके ये पैसे उस स्कीम में मर्ज हो जाए, ऐसा कुछ जो हो सके तो सीनियर सिटीजनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इस योजना में शामिल लोगों की मुसीबत ये है कि अगर पैसा निकालते हैं तो सरकार उसे आय के रूप में गिनती है और टैक्स लगता है। हालांकि जानकारों के हिसाब से इसका रास्ता निकाला जा सकता है। यू मस्ट प्रोवाइड कि भाई अब जो बंदा उसको विड्रॉ करता है तो उसको वो टैक्स एग्जम्पशन, यू कैन प्लेस अ विंडो फ्रेम, डोंट कीप इट ओपन एंडेड और सो, इतने समय में आप विड्रॉ करो और आप विड्रॉ करोगे उस पर हम कोई टैक्स नहीं वसूल करेंगे। 1987 में शुरू हुई नेशनल सेविंग स्कीम एक सफल योजना रही है। शुरू में इसमें 11% ब्याज मिलता था, जो घटते घटते 7.5% हो गया था। अभी एनएसएस में 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं। देश के लाखों बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब यह है कि पैसे निकाले तो टैक्स लगेगा और ना निकाले तो सालों की बचत का फायदा क्या। सरकार अगर बीच का रास्ता निकालती है तो न केवल सुजल भाई जैसे लाखों निवेशकों का फायदा है, लेकिन हजारों करोड़ की जो जमा रकम है वो अलग अलग स्कीम में वापस निवेशित हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल व्हाट्सएप पर इलेक्ट्रॉनिक शादी कार्ड के वेश में मालवेयर भेजे जा रहे हैं। कैसे होता है शादी के कार्ड से फ्रॉड, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।